बिल्कुल, इसी को लेकर मैं अशोक जी से सवाल पूछ लेती हूं। तो अशोक जी, ये तो पहले से ही मुझे लगता है तय हो गया होगा किसके कितने मंत्री होंगे, कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब बचा होगा कुछ इस पर बात करने के लिए। तभी मिलकर दोस्त आगे बढ़े हैं सरकार नई गठन के लिए। लेकिन एक सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की सियासत इतनी आसान नहीं है, आप ही कहते हैं बहुत जटिल है, कठिन है इसको समझ पाना। इतने तूफान आए समंदर में, ये सियासी तूफानों की मैं बात कर रही हूं, तो क्या अब एक स्टेबल गवर्नमेंट हम देख पाएंगे महाराष्ट्र में? मैं ये जानना चाह रही हूं आपसे। वो कैसा लेके चलते हैं। और मैं देवेंद्र फडणवीस को इस बात के लिए मानता हूं कि उनका पब्लिक रिलेशंस बहुत बेहतरीन है, उनका व्यवहार बहुत बेहतरीन है, तो वो ये सारा कुनबा संभाल पाएंगे। लेकिन ये जो बात हो रही है कि कुछ तय होगा, मुझे लगता है ये बागी होने के पहले ही ये तय हुआ था। 2014 का स्टेटस को रखा जाएगा। 2014 में जो शिवसेना को मिला था वही इन गुट को मिलेगा, जो बीजेपी के पास था वही मिलेगा। शिवसेना के इस गुट को इस बार एक्स्ट्रा चीज जो मिलेगी वो उप मुख्यमंत्री पद है, वो इसलिए कि वो शिवसेना में इन्होंने इतना बड़ा बदलाव किया। लेकिन अभी जो हम इंतजार कर रहे हैं या जो टाइम लग रहा है, वो सिर्फ बीजेपी कदम फूक फूक के पी रही है, कोई उनको ये नहीं चाहिए। और देखिए संयोग, देखिए ये जो बागी गुट है ये बैठा है गोवा में। गोवा में पिछले कुछ एक सरकार पहले भी ऐसा ही माजरा था। अब ये ब्रेक अवे ग्रुप मुझे लगता है पहले गवर्नर को मिलेगा और ये कहेगा कि हम ओरिजिनल शिवसेना है। गवर्नर उनका पत्र लेंगे, लेकिन गवर्नर के पास कोई अधिकार नहीं कि वो उसको तय करे कि ओरिजिनल शिवसेना कौन है। उसके बाद वो सबसे बड़ा जो दल है बीजेपी, उनको सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे। वो कहेंगे कि आप, हमारे पास एक पत्र ऑलरेडी आया है, वो अपने आप को शिवसेना कहते हैं और वो आपके साथ। उसके बाद जैसे ही नई सरकार का गठन होगा, विश्वास का मत होगा, उसमें सरकार विश्वास का मत देगी। फिर एक बात आएगी कि व्हिप जारी होगा, व्हिप कौन जारी करेगा, ये सारा लीगल में चला जाएगा। उसके बाद नए स्पीकर होंगे, वो स्पीकर तय करेंगे कि ये बागी गुट वाकई बागी है या शिवसेना है। अब स्पीकर कब निर्णय लेंगे इस पे कोई समय सीमा नहीं है। गोवा में ऐसा ही हुआ। गोवा में कांग्रेस के लोग चले गए बीजेपी के साथ। कांग्रेस ने कहा कि इनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए डिफेक्शन के केस में। स्पीकर ने कई दिनों तक तो उन पर निर्णय नहीं दिया। जब वो सर्वोच्च न्यायालय गए तो सर्वोच्च न्यायालय ने एप्लीकेशन तो ले ली, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी। जब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन लगाई जल्दी सुनवाई के लिए, तो 19 बार ये मामला लिस्ट हुआ, लेकिन सुनवाई नहीं। 20वीं बार जब ये सुनवाई हुई, तो जिस दिन सुनवाई हुई उसके बाद 8 महीने की तारीख दे दी गई। ऐसा ही मामला चलता गया और आखिर तक सदन ने अपना समय पूरा किया। ऐसे ही कोई स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी दिखाई देती है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज नहीं होना चाहता। यदि मर्जर की बात आती है तो इस ग्रुप में तो टूट होगी, ये भी उतना ही सही है। बीजेपी इनको मर्जर करवाना नहीं चाहती, क्योंकि 50 लोगों को यदि अपने पार्टी में मर्ज करते हैं तो बीजेपी की 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को तकलीफ जाएगी। वैसे ही महाराष्ट्र के बीजेपी में विनोद जगदाळे इस बात को, इस शब्द को, जो मैं शब्द उच्चारण करने जा रहा हूं, उसको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमारे यहाँ यदि 2 गांव हैं एक ही नाम के और एक बड़ा गांव है, छोटा गांव है, तो बड़े गांव को उसी गांव के, फॉर एग्जाम्पल पुणे, तो पुणे पुणे ही रहेगा और दूसरा पुणे पुणे बुद्रुक कहलाएगा, छोटा पुणे। तो अभी बीजेपी में एक बीजेपी है और दूसरी बीजेपी बुद्रुक है। बीजेपी बुद्रुक जो कांग्रेस से आए हुए 20-25 बड़े नेता, फिर बीजेपी बुद्रुक एनसीपी से आए हुए बड़े 10-15 नेता, फिर बुद्रुक सेना से आए हुए बड़े नेता, फिर बुद्रुक जो एमएनएस से आए हुए बड़े नेता। तो अभी बीजेपी में वैसे भी बाहर के लोगों की बहुत भरमार है, तो अब बीजेपी के कोर जो लोग हैं वो भी नहीं चाहेंगे। तो अभी ये मामला 2.5 साल का है। मैं नहीं मानता कि ये जो अरेंजमेंट होने जा रही है ये परमानेंट है। 2.5 साल तक ये सरकार चलाएगी। और जैसा कि व्यवहार है पर्सनल देवेंद्र फडणवीस का, जो वो सबको साथ में लेके चलने की उनकी एक कला है, वो बात है। और इस अचानक की बात आपने कही थी, बाल ठाकरे ने ये कहा था कि शरद पवार तेल लगाने वाला पहलवान है, तो उसी बारामती में भाषण देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि ऐसे तेल लगाए हुए पहलवान को पटक नहीं देना हमको भी आता है। तब बहुत उनको क्रिटिसाइज हुआ था, लेकिन डाउन द लाइन 2.5 साल में देवेंद्र फडणवीस ने बता दिया कि वो तेल लगाने वाले पहलवान के साथ भी अखाड़े में अच्छी खासी लड़त दे सकते हैं और जीत भी सकते हैं। इस पूरे इसमें जितना सेना का नुकसान दिखाई देता है, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे
इसमें शरद पवार जी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि जो शरद पवार बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में विपक्ष की एकता के लिए लड़ रहे थे और सबको चाणक्य बन के एक कर रहे थे, वो अपने राज्य में मात्र 3 पार्टियों की सरकार भी नहीं चला पाए, वही पस्त हो गए। तो फिर क्या वो भीष्म पितामह बन के 2024 में सबकी जो इकट्ठा सब लोगों को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे कि नहीं, ऐसे कई सवाल है। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये सरकार चलती जाएगी। हाँ, शिवसेना को लेके एक बैटल लगातार चलेगा। शिवसेना कौन, क्योंकि शिवसेना कौन ये सिर्फ स्पीकर तय नहीं कर सकते, ये इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा, वो लंबा जाएगा। आने वाले समय में अभी कारपोरेशन के इलेक्शंस है, इसमें यदि दोनों गुट भिड़ गए कि हम शिवसेना असली, और यही गेम प्लान है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन पहले तो सिंबल फ्रीज करेगा, धनुष बाण, और उसके बाद कहेगा कि हमें टाइम चाहिए और 1 आध साल में ये तय होगा शिवसेना कौन। तब तक शिवसेना को दूसरे सिंबल पे चुनाव लड़ना पड़ेगा, उससे एक बहुत बड़ा एक नुकसान भी होता है। तो ये सारा गेम प्लान बिल्कुल सामने, आंखों के सामने दिख रहा है और उसी फॉर्मेट में ये चल रहा है। बाकी जिन लोगों के खिलाफ ईडी की केसेस थे वो सब शांत हो जाएंगे, उन्हें जो नोटिस मिले थे उसके बाद ईडी कभी नोटिस नहीं देगा, सरकार चलती रहेगी। फिर हिंदुत्व की बात आएगी। अब कोई हिंदुत्व नहीं है जब बीजेपी एनसीपी के साथ सरकार बना सकती है। 90 दिन की अजित पवार, जिनको सबसे बड़ा भ्रष्ट कहा, तो वो चल जाता है। इन्हीं देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत बड़ा कागज लेके विधानसभा में दिन भर हमलावर हुए थे नारायण राणे को लेके। नारायण राणे कितने भ्रष्ट है और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सारे प्रूफ विधानसभा के पटल पे रखे थे। उसके बाद नारायण राणे के खिलाफ ईडी की नोटिस भी हो गई। उसके बाद नारायण राणे भाजपाई हो गए, उन्होंने अपने आप को क्लीन किया और आज कैबिनेट में मंत्री है। ये असंख्य बातें अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगी। मैं तो महाराष्ट्र का ही उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में हम हैं। तो अब ये सरकार 2.5 साल तक चलेगी। मुझे नहीं लगता इसमें कोई अनस्टेबिलिटी होगी। हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री वैसे है जो चलाएंगे। उद्धव ठाकरे यदि अपने हर एमएलए को वाकई ऐसे ही करते तो शायद ये होता नहीं। कहीं ना कहीं संवादहीनता भी बनी है। ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं प्रयास किया, बीजेपी तो प्रयास करेगी। विपक्ष की पार्टी है, बीजेपी भजन करने के लिए नहीं आई, वो सत्ता में आई, राजनीति करने के लिए आई। और 2014 में से तो हमने देखा बीजेपी जहाँ चुनाव जीतती है वहां जीतती है, जहाँ चुनाव हारती है वहां सरकार बना लेती है। ये असंख्य उदाहरण अपने सामने है। तो महाराष्ट्र भी एक उदाहरण था उसमें। अब हमारा फोकस, यदि मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो अब महाराष्ट्र मेरे लिए समाप्त स्टोरी है। महाराष्ट्र के से ज्यादा अब मेरा जो फोकस है वो झारखंड पे होगा, क्योंकि अब झारखंड की सरकार मुझे लगता है 2-1 महीने में वो भी वहां बीजेपी सरकार बना लेगी और फिर बीजेपी को एक फायर फाइटिंग बिहार में करनी। एक राज्य का सियासी भूचाल शांति हो रहा है कि सर दूसरे का इशारा आपने कर दिया है यहाँ पर। हमारा काम भी मैं बताऊं, हमारा पत्रकारों का दिल्ली में काम भी ना ये दिहाड़ी मजदूरों जैसा है। एक बिल्डिंग पूरी होती है, दूसरे बिल्डिंग पे चले जाते हैं। और जब बीजेपी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तो यहाँ रोज बिल्डिंगों का काम हो रहा है। नहीं तो काम तो सबको मिल रहा है। आप सही कह रहे हैं सर। आपने कहा कि ये सरकार 2.5 साल तक चलेगी क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का एक जुड़ाव है सभी के साथ, वो चीजों को समझते हैं। लेकिन एक बड़ी वजह आपने बताई शिवसेना के टूटने की, सरकार गिरने की, वो ये कि उद्धव ठाकरे का एक कनेक्शन जो होना चाहिए था अपने विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, शिव सैनिकों के साथ, वो 2.5 साल तक देखने को नहीं मिला। और इसीलिए ये देखिए कि आज क्या सूरत हाल हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।